Jai Hind students. Today we will study the very first chapter of physics class 10 and what name is reflection and refraction of light. आज हम फिजिक्स का क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कवर करने जा रहे हैं भैया। तो ज़रा ध्यान से देखें, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या है इसको हम बाद में देखेंगे। कुल मिला के लाइट की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट की प्रॉपर्टी है और लाइट से रिलेटेड कुछ भी अगर हमें स्टडी करना है तो उस फिजिक्स के उस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। जब कभी भी हम लाइट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है उनके बारे में जब भी कुछ हम स्टडी करेंगे तो कहाँ स्टडी में करेंगे? उसका फिजिक्स के उस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। फिजिक्स के उस ब्रांच को बोलते हैं ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स को फिर से दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो लाइट है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है यार, ठीक। लाइट थोड़ा कंफ्यूजिंग मतलब ऐसा है कि लाइट आपका एनर्जी भी है, वेव भी है। एनर्जी और वेव एक ही बात है। वेव भी है और मैटर भी है। अर्लियर टाइम में जब फिजिक्स वगैरह इतना एडवांस नहीं था तो अर्लियर टाइम में अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंटायर यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी सब्सटेंस उठा लो, वो या तो मैटर है या फिर एनर्जी है, या तो मैटर है या एनर्जी है, ऐसा फिजिसिस्ट का कहना था और सही भी था। बाद में आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने क्या बता दिया? नो, एवरीथिंग इज मैटर इन एंटायर यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो क्या है? सॉरी, नॉट मैटर, एनर्जी। आइंस्टीन ने क्या बताया था कि पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी आप उठा लो वो सब क्या है? एनर्जी है, ठीक है। और उन्होंने ऐसा इस बेस पे कहा था, इस बेस पर ये शायद आप लोगों ने कहीं देखा होगा, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इसको कहते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन या एनर्जी मास इक्वेशन। एनर्जी मास इक्वेशन मतलब आइंस्टीन ने ये बता दिया और प्रूव भी कर दिया था क्या? कि हम मास को, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? मैटर भी क्या है? एनर्जी ही है। पहले लोगों का क्या मानना था कि एंटायर यूनिवर्स में कोई भी सब्सटेंस हम उठा लें वो या तो एनर्जी है या मैटर है, दो ही है। बट बाद में आइंस्टीन ने क्या कह दिया? नहीं, कुछ भी मैटर नहीं है, सब कुछ एनर्जी है, ठीक है। तो आइंस्टीन के पहले जब ये बातें थी कि या तो वो एनर्जी है या मैटर है, तो लाइट के बारे में भी लोगों ने डिस्कशन हुआ। क्या कुछ लोग कहते थे कि लाइट मैटर है, कुछ लोग कहते थे लाइट एनर्जी है। यहाँ पे होती थी प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये हुआ और ये एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, इट इज फाउंड क्या, कि लाइट के पास भैया मैटर की भी प्रॉपर्टी है और एनर्जी की भी प्रॉपर्टी है, वेव की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका मतलब लाइट दोनों है। इसीलिए इसको ऑप्टिक्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। रे ऑप्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लाइट को क्या मानते हैं? मैटर। मैटर का मतलब कि ये पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और जो हमारे चैप्टर में है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, साथ साथ में डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमको पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ना है। ये तीनों ही जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल इवेंट होता है, अपने आप होता है, ठीक है। इनको हम तभी डिफाइन कर पाएंगे भैया, इनको हम तभी डिफाइन कर पाएंगे, हम तब इसको समझ पाएंगे या आपको तब समझा पाएंगे जब हम ये मान के चलें कि लाइट क्या है? लाइट मैटर है, पार्टिकल से बना हुआ है। इसके पहले अगर हम ये मान के चलते हैं कि लाइट मैटर नहीं है, वेव है, एनर्जी है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट को ना हम समझ पाएंगे ना आपको समझा पाएंगे। इसको कोई डिफाइन नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए लाइट क्या है? मैटर है, मेड अप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। दूसरा ऑप्टिक्स का जो दूसरा पार्ट होता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। एक बात यहीं पे आपको फिर से बता दिया जाए, ये जो रे ऑप्टिक्स है क्लास 10th में हम पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स हमको क्लास 12th में मिलेगा, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। रे ऑप्टिक्स को हम एक नाम से और जानते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए बोलते हैं इसको, जब लाइट एंड रिफ्लेक्शन आप पढ़ोगे, 8th में तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम कुछ रेज ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइट रेज, और वो एंगल बनाएंगी, एंगल पढ़ना है, रेज के बारे में पढ़ना है। ये कहाँ आता है? मैथ में, ज्योमेट्री में आता है, इसीलिए हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, और रे ऑप्टिक्स तो है ही है, ठीक। दूसरा जो आता है ब्रांच इसका, वेव ऑप्टिक्स, जो दूसरा ब्रांच है वेव ऑप्टिक्स, इसमें हम लाइट को एनर्जी मानकर चलते हैं। अगर वेव नहीं मानोगे लाइट को तो फिर तो हो जाएगी प्रॉब्लम। तो जो नेचुरल फिनोमेना ऑफ डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, टेंशन नहीं लेना है, इन सब के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, इन सब पर डिटेल नहीं चाहिए हमको, बस इतना जान लो डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ये लाइट की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे नेचुरल फिनोमेना हैं कि अगर हम लाइट को वेव मान कर नहीं चलेंगे तो इनको डिफाइन करना मुश्किल है, कैन नॉट बी डिफाइन। ना हम समझ पाएंगे ये क्या है, ना आपको समझाया जा पाएगा कि ये क्या है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ नेचुरल फिनोमेनाज में लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, लाइट बिहेव्स लाइक अ मैटर, एंड इन सम नेचुरल फिनोमेनाज लाइक डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। और लाइट की इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल सिम वाला पॉन समझे, जानते ही आप, डुअल में तो दो, तो लाइट के पास दोनों दो नेचर है, डबल स्टैंडर्ड है ये एज ए मैटर भी बिहेव करता है और एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है। तो इसी लाइट की इस नेचर को हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, डुअल नेचर ऑफ लाइट आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट कैसे डिफाइन करोगे? इन सम नेचुरल फेनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, light behaves like a matter, and in some other natural phenomena like diffraction, interference and polarization, light behaves like a wave, and this nature of light, या this double standard nature of light is known as dual nature of light, ठीक है, dual nature of light। अब भैया, अब हमको देखना है कि व्हाट इज लाइट, लेकिन लाइट समझने से पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम समझना होगा। वेव मतलब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा साउंड चैप्टर में, जब भी आपको साउंड चैप्टर पढ़ाया होगा तो वेव की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होगी वहाँ। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो आपके टीचर ने आपके साथ सही नहीं किया है, ठीक। बिना वेव के कुछ इन्फॉर्मेशन के आप साउंड को समझ ही नहीं सकते हो, बिकॉज साउंड इज आल्सो ए वेव। तो ठीक है भैया, वहाँ आपने वेव के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्या कि वेव के पास स्पीड होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका कोई वेवलेंथ होता है। तो वहाँ पे आपने ये भी पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल, पहले मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल आया होगा। मैकेनिकल वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो नॉन मैकेनिकल वेव ही है। मैकेनिकल में भी 2 बताएगा होगा आपको, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, और जो साउंड तुम्हारा था वो कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हमारे पास आया है जिसको कि मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी हैं उनका जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो आपको ऐसा मिलेगा, एक्स रेस, यूवी रेस, एक्स रेस के बारे में पता ही होगा, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, सॉरी गामा गामा गामा, एक मिनट, अल्फा ने गामा रेस, ठीक है, एक्स रेस, यूवी रेस, गामा रेस, विबग्योर, आपको पता है विबग्योर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो ये 7 स्पेक्ट्रा हैं किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। और इस 7 स्पेक्ट्रा में से ये जो यहाँ आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है आपका विबग्योर, ठीक है, ये होता है विजिबल, विजिबल। बाकी इधर के 3 एक्सरेज, यूवी रेज, गामा रेज, और इधर के 3 इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ये इनविजिबल होता है, यही विजिबल है। तो ये क्या है? विजिबल रेंज इसका ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हम या फिर देखो, ये सभी वेव्स हैं, और ऐसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो क्या लिखे आपको? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेव के पास वेवलेंथ होती है। तो जैसे आगे बढ़ोगे, एक्स रेस से ज़्यादा वेवलेंथ होता है यूवी रेस का, यूवी रेस से ज़्यादा वेवलेंथ होता है गामा रेस का, और गामा से ज़्यादा होता है विबग्योर का, इनसे ज़्यादा होता है इंफ्रारेड का, और रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, बात फ्रीक्वेंसी किया जाए तो उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा,
यूवी रेज की उससे कम, गामा रेज की उससे भी कम, और लास्ट में रेडियो वेव की सबसे कम। अगर हम इतने रेंज में देखें तो वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम और वायलेट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, ठीक। और वेवलेंथ की अगर बात करें तो यहाँ से वायलेट से 3800 एंगस्ट्रॉम से रेड पे जाकर के 7600 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। कुछ बुक्स में इसको यार लिख देता है अप्रॉक्सीमेटली, आपको लिख देता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। तो इससे टेंशन मत लेना, अप्रॉक्सीमेशन में चाहे आप इसी को याद कर लो, दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं, ठीक। अच्छा हाँ, कुछ में यहाँ पे 78 भी लिखा होगा, तो आप इसको लर्न कर लो 4000 टू 800। अब कहीं ऑप्शन में अगर आ गया आपके पास तो जो अप्रॉक्सीमेटली इसके ज़्यादा नियर होगा, इसके पास हो जाए, वही वाला आप सही कर देना, ठीक। अच्छा अब आप देखो लाइट क्या है, यही लाइट है, यही जो विजिबल रीजन है ना, यही आपका लाइट है। तो डेफिनेशन क्या बनना चाहिए, लाइट इज द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखो वही लिखा है, व्हाट इज लाइट, लाइट इज द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर क्या बताया गया, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल का बहुत बड़ा रोल है यार फिजिक्स में। अरे वो भैया क्रिकेटर हुआ नहीं है ग्लेन मैक्सवेल, ये साइंटिस्ट है मैक्सवेल। इन्होंने क्या बताया था, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बात सबसे पहले मैक्सवेल ने बताई थी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और इसके पास डुअल नेचर है, कभी ये मैटर की तरह बिहेव करता है तो कभी वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है भैया। इसको आप नोट डाउन करें फिर हम आगे बढ़ें, इसको आप नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है, नोट करें। अच्छा, रिफ्लेक्शन शुरू करने से पहले हम आपको लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज और बता दें। प्रॉपर्टीज मतलब वो वेव है, लाइट इज अ वेव, तो वेव के पास स्पीड होती है, ठीक है, वेवलेंथ होता है और उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है। तो लाइट की स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमको होना चाहिए, ठीक है बच्चा। देखें, किसी भी वेव के लिए ये वैलिड होता है क्या, v इक्वल्स टू, यार फ्रीक्वेंसी का सिंबल तो न्यू होता है, चलो आप लोग इसको ऐसे कर लेना, अगर इस सिंबल में कन्फ्यूजन हो रही हो तो एफ भी लिख लेना, कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी को एफ भी लिख देते हैं, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा, इसको पढ़ते हैं हम लैम्डा, लैम्डा फॉर वेवलेंथ, वेव लेंथ, एंड वी फॉर वेलोसिटी आर स्पीड, वी फॉर वेलोसिटी, ठीक है भाई। तो लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर याद कर लिया जाए, ठीक है, इन एयर और वैक्यूम, सॉरी एयर और वैक्यूम। लाइट की स्पीड एयर वैक्यूम में जब भी आपको दिखानी होगी तो उसको बेटा सी से डिनोट करेंगे, तब वी से नहीं करेंगे, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना होता है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसको डिनोट तब कैसे, किस वेक्टर से करते हो, सी से। और किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वी से करोगे, वी लिखो, लेकिन जब लाइट एयर या वैक्यूम में देखना होगा तो हम सी से डिनोट किया करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में ध्यान दो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको ये समझना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट, क्या, सोर्स डिपेंडेंट, मतलब जिस सोर्स से एक बार लाइट कोई निकली है, कैंडल से निकली हो, ट्यूबलाइट से निकली हो, बल्ब से निकली हो, टॉर्च से निकली हो, या आपके बाइक की हेडलाइट से लाइट निकल रही हो, तो वहाँ से एक बार जो फ्रीक्वेंसी सेट हो गई लाइट की, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट उस सोर्स से निकली
अब उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि वो सोर्स डिपेंडेंट। अब वो लाइट चाहे एयर में ट्रेवल करे, ग्लास में जाए या वाटर में चली जाए, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा यार। ठीक है, मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। मीडियम का मतलब है लाइट जिसमें से जा रहा है वो उसके लिए मीडियम हो जाएगा। अभी यहाँ से लाइट जा रही होगी तो एयर में है, अभी हम इतना मोटा ग्लास लगा दें, ग्लास में एंटर करेगी उस पार निकलेगी। ठीक, तो अब जब तक ग्लास में चल रही हो लाइट के लिए वो मीडियम का हो गया, ग्लास एक मीडियम हो जाएगा। जिसमें भी लाइट ट्रैवल कर आगे चल रही है वो उसके लिए मीडियम है। तो यहाँ क्या बताया आपको, हम कोई भी मीडियम हो, पहले वाटर में चली जाए, फिर कहीं चली जाए, फिर कहीं चली जाए, ठीक, तो भैया उसका फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगा, हाँ उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है, और हम बात करें वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, या लाइट की कैसे बात हो रही है, ये क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट। ये होते हैं मीडियम डिपेंडेंट। ठीक है, ये मीडियम डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब मीडियम चेंज होने पर वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो सकता है लाइट का, हो सकता नहीं, होता है। मीडियम चेंज होने से वेलोसिटी और वेवलेंथ लाइट की चेंज हो जाती है। मतलब अगर मान के चलो, अगर अभी यहाँ लाइट एयर में चल रही है तो अगर इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, और यहाँ आगे वाटर आ जाए, अब जब लाइट वाटर में आगे जाएगी, मीडियम चेंज हो गया, तो पक्का इसकी वेलोसिटी v नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ तो बदल जाएगी। और यहाँ अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो वाटर में आके वेवलेंथ भी इसका चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी f है तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी f ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से नहीं चेंज होगी। ठीक है, ये पॉइंट हमें काम आएगा भैया, एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब हम जानते हैं लाइट कई कलर की होती है, तो जो कलर ऑफ लाइट है उसको डिसाइड कौन करता है, उस लाइट का वेवलेंथ, स्पीड या फ्रीक्वेंसी। सोच के बताओ कि जो डिफरेंट कलर की लाइट्स हैं वो डिफरेंट, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है इसलिए डिफरेंट कलर की है, या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है इसलिए डिफरेंट कलर की है, या उसके स्पीड डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट मीडियम में इसलिए कलर अलग होता है। अब ज़रा सोचने वाली बात है, मान लो हमने एक लेज़र लाइट निकाली रेड कलर की, एक लेज़र से लाइट निकल रही है, रेड कलर की लाइट निकल रही है, एयर में आपको ये रेड दिख रहा है। ठीक है, क्या हम यहाँ आगे इतना मोटा ग्लास लगा दें तो क्या ग्लास में जब जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा? नो, रेड कलर का ही दिखेगा, है ना, रेड कलर का ही दिखेगा। और बाहर यहाँ आ जाए तो यहाँ नहीं तो क्या होगा, फिर से एयर में आ जाए तो फिर से बाहर भी रेड कलर का ही दिखेगा। मतलब मीडियम चेंज होने पर कलर जो है लाइट की चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब तुम्हें ये समझना चाहिए कि मीडियम के चेंज होने से लाइट के फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ में से क्या नहीं चेंज होता है वही कलर डिसाइड करता है। तो वो है फ्रीक्वेंसी, जो मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट डिसाइड्स इट्स कलर। ठीक है भैया, किसी लाइट का कलर कौन डिसाइड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। ठीक, बिल्कुल सही। अब इसके बाद हम पढ़ सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब आपको भैया पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आपका टॉपिक शुरू होता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि अभी तक जो आपको बताया गया हो आपके काम का नहीं है। हम जो भी आपको बता रहे हैं वो एकदम बिल्कुल यार इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ना आए ये चीज़ें, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए और आपका बेस बनाने के लिए इतना बताना जरूरी था। अब आप लाइट का रिफ्लेक्शन समझो। ठीक है, अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस का सीधा मिरर से बात करते हैं। ठीक है, मिरर की बात करते हैं क्योंकि बेस्ट रिफ्लेक्टिंग डिवाइस जो हमारे पास है ना, मिरर है। सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, मिरर से होता है। ठीक है, अब मान लो इस पर हमने कोई लाइट रे हिट करी, तो जो लाइट रे किसी सरफेस को हिट करती है उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। कैसे याद करोगे,
आ रही थी, इससे टकराएगी, एक्सीडेंट कर दिया तो यह है इंसिडेंट रे। इसको ठोक दिया, एक्सीडेंट किया है तो यह है इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चा। और जिस पॉइंट पर यह हिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होने वाली एक ऐसी लाइन जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, या आप कह लो मिरर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, उसको हम बोला करते हैं नॉर्मल, उसको बोलते हैं नॉर्मल। और आपको पता है अगर ये मिरर है, ओपेक मीडियम है, तो लाइट इस पार जाएगी नहीं, टकरा के फिर से इधर ही लौट जाएगी। ठीक है। और जो मिरर से या किसी सरफेस से टकरा के बैक वापस जा रही है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं भैया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा होगा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, इसको आर से डिनोट करते हैं और बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन का तो डेफिनेशन हुआ नहीं, ठीक है, लिख लो डेफिनेशन, लिख लो यार। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है? द नेचुरल फिनोमेना, द नेचुरल फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट rays कहने, the natural phenomena of bouncing back of light rays into the same medium, into the same medium after hitting an opaque and shiny surface। ध्यान समझें, क्या? एक ओपेक मीडियम के सरफेस पर, मतलब जिसके पार लाइट ना जा सके, ओपेक मीडियम, और वो कैसा होना चाहिए? शाइनी होना चाहिए। जब उस पर लाइट रे आके टकराई, अभी तक मान लीजिए एयर में से आ रही थी, एयर में आ रही थी, टकराई, और फिर से उसी मीडियम में एयर में ही लौट गई, टकराई फिर लौट गई, मतलब बाउंस बैक। बॉल को अगर आप इस बोर्ड पे मारें, बॉल आएगी और टकरा के फिर से, अभी देखो एयर में बॉल जा रही है, मारकर एयर में जा रहा है, जैसे ही बोर्ड से टकराए, ओपेक मीडियम है ना लाइट के लिए, तो टकरा के फिर वापस आ जाएगा। तो ये जो टकरा के वापस सेम मीडियम में आ गई ना, जिस मीडियम में जा रही थी पहले, दूसरे मीडियम को टकरा के हिट करके फिर से उसी मीडियम में वापस आ गई, इसी फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यार मिरर पे टॉर्च की लाइट या लेजर लाइट मारोगे तो टकरा के आती है वापस, यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या देखा आपने? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, इंसिडेंट रे हिट करी और लौट के जो जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमको यहाँ पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ बोलता भैया इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑन लाई इन द सेम प्लेन। इसका मीनिंग समझो, हम आपको इसको 3 मार्कर के ऐसे इसका मीनिंग समझाते हैं। यार कॉपी उठाए, चलो देखो। देखिए, अगर हम इस ब्लू वाले मार्कर को बोलें नॉर्मल है, ठीक है, और इस ब्लैक वाले मार्कर को बोलें ये आके इंसिडेंट हुआ, ये देखो कैप एरो का डायरेक्शन है, ये आके इंसिडेंट हुआ,
ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होकर लौट रही है, ये नॉर्मल है। तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब है एक पेज करो या कोई भी प्लेन क्रिएट करो जिसमें ये तीनों आके चिपक गए, तो मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में। और हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो अगर ऐसा हो जाए कुछ तो एक टाइम पे दो तो एक प्लेन में, तीसरा नहीं आ रहा, ये दो एक में आ जाएंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। होगा कैसा, हमेशा यही सिचुएशन रहेगी यार कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में रहा करेंगे। फर्स्ट लॉ यही बताता है, फर्स्ट लॉ आपको यही बताता है। मतलब इसका, अगर जैसे ये इंसिडेंट रे इस प्लेन में है, बोर्ड को एक प्लेन मान लें, नॉर्मल इसी प्लेन पर है, रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन पर है। आप ऐसे समझो, यहाँ किसी टॉर्च से लाइट आ रही है, यहाँ मिरर टकराया मिरर पे और लौट के जा रहा है इधर से। अब अगर हम इस रे को देखना चाहते हैं, ये रे तभी आपको दिखाई पड़ेगी प्रॉपरली जब आप इसी प्लेन में रहेंगे, इसी बोर्ड के प्लेन में रहोगे, तभी आपको ये लाइट जाती हुई दिखेगी, अदरवाइज नहीं। ये लॉ ये बता रहा है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है यार एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उल्टा हो गया सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब इसका ये है, मतलब इसका ये, अगर हम आपसे कहें, चलो हमने नॉर्मल पहले बना दिया, देखो यार अगर आपने कहा ये इंसिडेंट रे है I1, तो रिफ्लेक्शन एंगल यहाँ का ही होगा R1। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस अपना बढ़ा दें, यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करवाया होता यहाँ से, तो देखो नॉर्मल यहाँ से ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ I2 अगर बढ़ गया तो पक्का है बेटा R2 भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, जितना ये बढ़ा है। अगर यहाँ I1 इक्वल टू R1 है तो पक्का बेटा I2 इक्वल टू R2 ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। ये लॉ है रिफ्लेक्शन का, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन का लॉ है। अच्छा, अब हमको देखना है ना, रिफ्लेक्शन भी टू टाइप्स के होते हैं। रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखिए जितने भी हम जो है ढेर सारी लाइट रेस और जो एक दूसरे के पैरेलल हो किसी प्लेन पर इंसिडेंट करवा दें। अगर एक लाइट रे इधर जाएगा तो हर कोई सेम डायरेक्शन में ही, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन से आ रहे थे तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या इसी को कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है बेटा, ये देखो, सॉरी, ये स्मूथ सरफेस पे होता है, ये कर्व सरफेस पे हो सकता है, ठीक है। ये देखो कई लाइट रेस सेम डायरेक्शन से आई, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब के सब सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, कोई इधर कोई उधर, ऐसे मतलब बिखर जाएंगे, स्कैटरिंग हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। और ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, इससे कुछ मिलता नहीं, इसको पढ़ा नहीं जाता, इसको स्टडी नहीं करते, यही हमारे काम का है, इसी को स्टडी करना है। जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे ना, कौन सा पढ़ेंगे, रेगुलर, इरेगुलर को नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, यही देखना है, इसी फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने दो लॉ देख लिया, ठीक है। और अब आपको ये बता दिया जाए भैया कि ये जो रिफ्लेक्शन के लिए बेस्ट सरफेस क्या है। देखो यार, किसी भी सरफेस पर आप लाइट डालोगे ना, वो कितना भी डार्क हो, कितना भी स्मूथ हो, 100% वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। लेकिन मैक्सिमम रिफ्लेक्शन किस सरफेस पे होता है, तो ये दिमाग में आपके रहना चाहिए, बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज सिल्वर। सॉरी, ऐसा नहीं कहेंगे हम, सिल्वर हैज, ऐसा बोलना बेटर होगा।
सिल्वर हैज़ बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सिल्वर का जो सरफेस होता है सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है लाइट का। सिल्वर के सरफेस पर अगर हम लाइट डालें तो शायद 99% लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है। तो फिर अब लेकिन अब सिल्वर से तो हम कोई स्टडी करते नहीं हैं। हम स्टडी में क्या यूज़ करते हैं? मिरर। क्या यूज़ करते हैं? मिरर। मिरर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग डिवाइस, ठीक है, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग डिवाइस है मिरर। तो इसलिए स्टडी में मिरर का यूज़ होता है, प्रैक्टिकल वगैरह में मिरर से ही यूज़ करके जो भी लाइट की प्रॉपर्टी को स्टडी करना होता है वो करते हैं। अच्छा, तो मिरर बनाया कैसे जाता है ये भी समझना हो। मिरर होता क्या है यार? नॉर्मली वो ट्रांसपेरेंट ग्लास ही होता है। जैसे नॉर्मली आपके विंडो वगैरह में ट्रांसपेरेंट या व्हीकल वगैरह में, गाड़ी वगैरह में लगा होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास ही होता है। बस उसके एक सरफेस पे ना पेंटिंग कर देते हैं, लेकिन ये नॉर्मल पेंट नहीं होता है। उसको किया जाता है, मिरर बनाया कैसे जाता है? ए मिरर इज फॉर्म्ड कैसे? बाय सिल्वरिंग। अब सिल्वरिंग का मतलब उसमें सिल्वर नहीं लगाते हैं। बाय सिल्वरिंग वन सरफेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास। किसी से करते हैं? विद एन अमलगम ऑफ मरकरी HG लिख दे रहे हैं, एंड टिन, ठीक है। देखो अमलगम क्या होता है? अगर आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कोरोजन ऑफ मेटल्स। मेटल का कोरोजन हो जाता है तो प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन का एक मेथड होता है एलॉय फॉर्मेशन ना। अगर हम मेटल्स का एलॉय बना दें तो उसका कोरोजन नहीं होता है, ठीक है, मेटल खराब नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए मेटल का क्या करते हैं? एलॉय बना देते हैं। एलॉय होता क्या है? 2 और मोर मेटल का मिक्सचर होता है। वो भैया तुम्हारा आपका कंपाउंड नहीं होगा, प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, उसका मिक्सचर होता है। तो जब मरकरी का कोई एलॉय बनाया जाता है अदर मेटल मिक्स करके उसमें, तो उस एलॉय को स्पेशली अमलगम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज होता है मरकरी और टिन के मिक्सचर को अमलगम, वो अमलगम यूज होता है। और टू मेक, अच्छा ये जो मरकरी और टिन का अमलगम है ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा, इसीलिए टू मेक इट परमानेंट, इसको परमानेंट करने के लिए ए लेयर ऑफ रेड आयरन ऑक्साइड, रेड आयरन ऑक्साइड इज कोटेड ओवर इट। सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे, उसके एक सरफेस पर मरकरी और टिन के एमलगम का पेंटिंग कर देंगे, लगा देंगे एक लेयर। और उस लेयर को परमानेंटली बचा के रखने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर एक और लेयर लगा देते हैं रेड आयरन ऑक्साइड की, और अब हमारा मिरर बनके तैयार हो जाता है, ठीक। अब हमारा मिरर बनके तैयार हो जाता है। तो यार मिरर में हमको पढ़ना है 3 टाइप के मिरर, बेसिकली 2 है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। और प्लेन मिरर तो पढ़ना है अलग से। स्फेरिकल में 2 टाइप हो जाते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ठीक है भैया, अगले लेक्चर में हम आपको प्लेन मिरर से रिलेटेड सारी बातें बताएंगे जो आपके बुक में होगा क्लास 10th में, और कुछ उससे एक्स्ट्रा भी बताएंगे। ऐसा इतना एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे कि आप एब्जॉर्ब ना कर सको, वही बताएंगे आपको जो आप एब्जॉर्ब कर सकते।